BHIE 144 Traditions of History Writing in India Explanation with Question Answer. Okay, this is the content of the chapter. Total we have 20 chapters. We have covered 8 chapters of this subject, and today we are going to start theme 4, regional traditions of history writing. Then here we are with the introduction. Hagiographies are devotional biographies that glorify the lives of saints, devotees, and martyrs through miraculous events and idealized portrayals. तो hagiographies जो है वो devotional आत्मकथा है, जहाँ पे नॉट आत्मकथा बेसिकली उनकी जीवनी है जो ग्लोरीफाई करती है बहुत सारे साधु संतों और भक्तों और शहीदों के मिराकुलस मतलब कि चमत्कारिक इवेंट्स को और उन लोगों को आइडियलाइज करके पोर्ट्रे करती है। 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में न्यूमरस बहुत सारे हम लोगों को ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं अक्रॉस इंडिया और पूरे बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। सूफी हैगियोग्राफीज जो है उसको खासकर कहा जाता था ताजकीरा या फिर इसको तज़किरत कहते थे प्लूरल में, मतलब बहुत सारे अगर हैगियोग्राफीज लिख रहे हैं तो यूजुअली रिटन इन पर्शियन प्रोज, मतलब कि पर्शियन लैंग्वेज में यूजुअली इसको सूफी हैगियोग्राफीज को लिखा जाता था। Bhakti hagiographies, on the other hand, appeared as Bhaktamal, Vrat, चरिता, देन जन्म सखी एंड लीला। तो भक्ति हैगियोग्राफीज जो थी, भक्ति में जो जीवनी लिखी जा रही थी वो इन सभी में लिखी जा रही थी, चरिता, व्रत, भक्तमाला, इस तरह से लिखी जा रही थी और ऑफन इसको लोकल लैंग्वेजेस में कंपोज किया जाता था, स्पेशली ब्रज भाषा में इसको लिखा जाता था। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, ठीक है। तो मुगल काल के दौरान हैगियोग्राफी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होती है और इस एरा में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वाइब्रेंट बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स जो थे, इंक्लूडिंग सेंट, सूफी, वैष्णव, नथपंथीज और शख्स जो थे, ये सारे अपने बहुत सारे वाइब्रेंट कल्चर को, रिलीजन को राइज कर रहे थे, मतलब अपने कल्चर को शोकेस कर रहे थे। दीज ग्रुप्स ऑफन कम्पीटेड, इंटरैक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर। तो इन सारे ग्रुप्स में आपस में कॉम्पिटिशन होता था, इंटरैक्शन होता था और ये एक दूसरे को इंस्पायर भी करते थे और इवन अलाइन विद पॉलिटिकल पावर्स, और इसमें कुछ पॉलिटिकल पावर्स का भी सहयोग होता था इनके कॉम्पिटिशन, इंटरैक्शन और इन्फ्लुएंसर में। एज देयर फेम ग्रो, जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है, फॉलोअर्स जो है इनके डीड्स को, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ के जो लीडर्स थे उनके लाइफ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कबीर को डॉक्यूमेंट किया जाता है, गुरु नानक, चैतन्य, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और बाकी लोगों को भी की जीवनी भी लिखी जाने लगती है। These hagiographies served religious, ideological and identity forming purposes for their communities. ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को। उनके समय, मतलब उनके समय में क्या सोशल पैटर्न रहा, क्या कल्चरल पैटर्न रहा, इन सारी चीज़ों को ये दिखाती है, ठीक है। ऑफ देयर टाइम एंड डिपिक्टेड इंटरसेक्ट इनकाउंटर्स, राइवलरीज एंड रिकंसाइलेशंस, मतलब कि उस समय में कौन से इंटरसेक्ट इनकाउंटर्स हुए, मतलब कि किस राजा ने किससे, मतलब किस दूसरे धर्म के राजा ने किस दूसरे धर्म से संबंध बनाए वगैरह वगैरह, कौन सी लड़ाइयाँ थी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इससे हम लोगों को पता चलती है। समय के साथ साथ जो फैक्चुअल कोर है वो बायोग्राफी में बदलता गया और लेजेंडरी एलिमेंट्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ते गए। कबीर और शेख चिश्ती इंटू मिथिटिकल पर्सनालिटीज, और ये के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी जिन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था और ये दूसरी दुनिया के हो गए, मतलब कि कुछ मैजिकल एलिमेंट्स इनकी जीवनी में डाल दिया गया। Hagiographic literature as source of history, problems and possibilities. हैगियोग्राफी जो है बहुत रिच है इन मिरेकल स्टोरीज और रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन इसमें है और ऑफन क्रिटिसाइज्ड, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है स्कॉलर्स के द्वारा क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी जो है वो कम होती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक तरह से प्रोपेगेंडा है और स्टोरी टेलिंग है जो कि उनके कल्चर में रूटेड है, जो कि अपने मतलब कि किसी भी इस्लामिक कल्चर को, पौराणिक कल्चर को, नाथपंथी कल्चर को इम्ब्रेस करने के लिए या फिर उसको फैलाने के लिए की जाती है। अदर्स जो है वो ट्राई करते हैं कि जो कर्नल ऑफ ट्रुथ फ्रॉम द मिथ, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक ही सोर्स है उससे कुछ लोग कह देते हैं अरे यार इन्होंने बकवास लिखा, इन्होंने तो असली इतिहास नहीं लिखा। लेकिन वहीं कुछ दूसरे लोग हैं जो क्या करते हैं कि उसी में से ट्रुथ को ढूंढने की, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जिसमें यूजुअली जो रिटर्न होता है वो सब्जेक्ट्स के डेथ और उनके इंक्रीजिंगली लेजेंडरी ओवर द टाइम, मतलब कि जो भी कंटेंट होता है किसी के बारे में जब कुछ लिखा जा रहा है तो उसकी मृत्यु और उसके कैसे वो धीरे धीरे लेजेंड बनता गया,
इन सब के बारे में बात होती है। फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ को फैक्ट की तरह देखना चाहते हैं और उसमें फैक्ट ढूंढते हैं। मतलब किसी की मृत्यु में कोई मिरेकल होना इस तरह से वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारी हम लोगों को स्टोरीज देखने को मिलती हैं आसपास जहाँ पे डेथ को बहुत सारी मिरेकुलस स्टोरीज से रिलेट किया जाता है। तो हिस्टोरियंस इन चीज़ों में फैक्ट ढूंढते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे सूफी हैगियोग्राफी जो है वो शेख मोनुद्दीन चिश्ती को उनके मिराकुलस वर्किंग के लिए प्रमोट करते हैं, और कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनको इसी तरह से प्रेज करते हैं इन 18th सेंचुरी। ठीक है। Therefore, hagiographies are unreliable for constructing factual biographies unless corroborated by external historical evidences. इसीलिए हम लोगों को hagiographies को फैक्चुअल बायोग्राफी की तरह नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम लोगों के पास कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। अगर किसी को सच मानना है कि हाँ हैगियोग्राफी सही है, तो जो नॉन हैगियोग्राफिकल सोर्सेज है उससे हैगियोग्राफिकल सोर्सेज का मिलना जरूरी है। However, डिसमिसिंग हैगियोग्राफीज ऑल टुगेदर इज शॉर्ट साइटेड, मतलब कि हैगियोग्राफीज को पूरी तरह से ही दरकिनार कर देना गलत होगा। कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं, अच्छा ठीक है, दीज टेक्स्ट हैव इमेंस वैल्यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कल्चर रिलीजियस, मतलब कि इन टेक्स्ट को पढ़ के हम लोग कल्चरल रिलीजियस सोशल कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के अलावा भी हम लोगों को यहाँ पे बिलीफ्स देखने को मिलता है, जो सोशल डेवलपमेंट्स थे वो देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी में क्या आइडेंटिटी थी मिडिवल इंडिया में वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग केयरफुली एनालिसिस करें तो हिस्टोरियंस जो है इसको आराम से स्टडी कल्चर की तरह देख सकते हैं, मतलब कि इन सारी चीज़ों को कल्चर को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं और इवोल्यूशन को समझ सकते हैं कि किस तरह से सूफी और भक्ति कम्युनिटीज का क्या इवोल्यूशन हुआ 14th to 18th सेंचुरी में। Sufi hagiographic narratives. Tazkirat written during the period constitute the most important part of the Sufi hagiographies. तस्किरत जो है जो कि इस पीरियड के दौरान लिखी गई उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। किस पीरियड के दौरान? मिडिवल पीरियड के दौरान लिखी गई, उसको सूफी हैगियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। टू अदर काइंड्स ऑफ टेक्सचुअल नैरेटिव्स, दो और तरीके के भी टेक्सचुअल नैरेटिव्स हैं जो कि ऑल्सो इंक्लूड करते हैं सूफी हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स को। तो पहला है उनमें से एक एनकोडोट्स इन द ऑथेंटिक मलफूज लिटरेचर और दूसरा है फैब्रिकेटेड मलफूज। मतलब कि मलफूज जो जैसे कि सूफी हैगियोग्राफी में तज़किरत लिखी जा रही थी, उसी तरह से और दो चीजें भी लिखी जा रही थी इस पीरियड में। पहला था मलफूज और दूसरा ही एक ऑथेंटिक मलफूज, मतलब कि जो एकदम प्योर मलफूज है, और दूसरा जो कि जिसमें थोड़ी सी मिलावट है वो मलफूज। ठीक है। तो तज़किरत के बारे में देखते हैं। ये एक की टेक्सचुअल सोर्स है समझने के लिए सूफिज्म को मिडिवल इंडिया, जो कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, कुछ मिस्टिकल ट्रेजरीज को ट्रीटीज को इंक्लूड करता है। ठीक है। कुछ डिवाइन जो लोग उनको मोस्टली समझते थे, पोइट्री। ठीक है। मलफूजत मतलब कि सेइंग, बातचीत। मकतूब का मतलब होता है लेटर्स। फिर इंडो पर्शियन क्रॉनिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तज़किरत जो है वो बायोग्राफिकल डिक्शनरीज है सूफीज की। अमंग द मोस्ट पीपल इंपॉर्टेंट तज़किरत आर, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तज़किरत को देखेंगे अभी। सियार उल औलिया by आमिर खुर्द। सियार उल औलिया 1388 by आमिर खुर्द। दूसरा है सियार उल अरीफिन 1536 by जमाली। तीसरा है अकबर उल अखयार 1618 by अब्दुल हक मुहादीज दहलावी। ठीक है। ये पहला जो सियार उल औलिया है ये पहला मेजर तज़किरा था चिश्ती सिलसिला में, और ये वैल्यूबल है क्योंकि इसको आमिर खुर्द क्लोज टाइज विद चिश्ती, क्योंकि इसको आमिर खुर्द ने लिखा है, और आमिर खुर्द जो थे उनका बहुत क्लोज टाई था, मतलब उनके काफी क्लोज संबंध थे चिश्तियों के साथ। तो कंटेन्स लेजेंडरी एलिमेंट एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मिथ मेकिंग अबाउट सेंट्स लाइक निजामुद्दीन औलिया। और यहीं से इनकी वर्किंग से ही हम लोगों को पता चलता है कि मिथेटिकल मेकिंग, मतलब कि कुछ मिथ्स की जो सच ना हो जो बातें, उनकी शुरुआत होती है राइटिंग्स में लिखने की, जैसे इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखना शुरू किया। सियार उल अरीफिन जो है ये कवर करता है चिश्ती और सुरावर्दी ऑर्डर्स को, इंक्लूड करता है ओरल ट्रेडिशन और अर्ली डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, मतलब कि अर्ली डेज ऑफ चिश्ती के बारे में बतलाता है। ब्लेंड करता है फैक्चुअल और लेजेंडरी मटेरियल्स को। लास्ट देखते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मुगल एरा देखने को मिलता है हम लोगों को, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मुगल एरा डिटेल देखने को मिलता है हम लोगों को किसमें? अकबर उल अखयार में, जहाँ पे 260 सेंट और उनके वेरियस सिलसिलास के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। अटेम्प्ट किया गया है कि एक्यूरेटली हिस्ट्री को लिखा जाए और हैगियोग्राफिक मटेरियल में लिखा जाए। रेफरेंस देता है कबीर एज मोनोथेइस्ट पॉपुलर ऑलरेडी इन 16th सेंचुरी। मोनोथेइस्ट क्या होता है?
मोनोथेइस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो एक इकलौते भगवान में विश्वास रखता हो। आगे दो और चीजें हैं, सफीनत उल औलिया एंड सकीनत उल औलिया बाय दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह हमारे शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। अगर औरंगजेब ने उनको नहीं मारा होता तो औरंगजेब की जगह यही मुगल बादशाह बनते शाहजहां के बाद। ये क्या करते हैं कि 400 सूफियों और मियान मीर की बायोग्राफीज लिखते हैं, रिफ्लेक्ट्स दारा इंक्लूसिव स्पिरिचुअल आउटलुक। जो और इनके टीचिंग से, इनके राइटिंग से ये पता चलता है कि दारा शिकोह जो थे वो इंक्लूसिव स्पिरिचुअल आउटलुक रखते थे, मतलब कि वो हर सर्वधर्म समान वाली चीजें रखते थे, या फिर अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों को भी महत्व देते थे। और मिरत उल असरर जो है ये अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखी। एक बहुत लार्ज वर्क है जो कि 1000 साल के सूफिज्म के बारे में डिस्क्राइब करता है, एम्फेसाइज करता है रियलिटी ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडियन सूफिज्म, मतलब कि एक सेंट्रल पावर होने की बात करता है चिश्ती सूफिज्म में। और इंडोर्स करता है डॉक्ट्रिन्स, मतलब कि एक ये वर्क है बदात अल वजूद एंड समा। ये जो वर्क है इसको इंडोर्स करता है, इसको प्रचार करता है इसके बारे में। और ऑफर करता है एक डिटेल इवॉल्विंग पोर्ट्रेयल ऑफ कबीर, जहाँ पे हम लोगों को फिर फिरदौसिया सूफी के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी जर्नी के बारे में पता चलता है कि उनका स्पिरिचुअल पाथ क्या था और उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी कैसी थी। ठीक है, आगे देखते हैं एंडोट्स इन मुज़ल्फ लिटरेचर। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सूफी लिटरेचर के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने अभी देखा है तस्किरत के बारे में, और आगे हम लोग देखेंगे जो विदाउट फॉर्जरी के जो मलफूज है उसके बारे में देखेंगे। तो मलफूजत जो है वो रिटन रिकॉर्ड है ओरल डिस्कोर्सेस का, मतलब जो कही सुनी बातें थी उनको ही लिखा गया और उनकी टेक्निक्स को लॉक किया गया, जो कि सूफी टेक्निक्स या फिर सूफी संत की बातें थी, और इनको कंपाइल किया गया किनके द्वारा? इनके फॉलोअर्स के द्वारा। ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से सेंट्स जो है वो सोशल और रिलीजियस मैटर को ऑफन कंसिडर करते हैं ऑथेंटिक, और दे आर टिपिकली अप्रूव्ड बाय सेंट्स देमसेल्व्स। मतलब कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, वो अक्सर सेंट्स के द्वारा अप्रूव की जाती है। सबसे अर्लीस्ट हम लोगों को जो मलफूज का काम देखने को मिलता है वो फवाइद के द्वारा देखने को मिलता है, जहाँ पे वो शेख निजामुद्दीन के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इसको बाद में उनके डिसाइपल आमिर हसन सियाजी के द्वारा पर्शियन में कंपाइल किया जाता है। दिस वर्क सेट द मॉडल फॉर लेटर मलफूजत, और ये जो काम है ये बाद के आने वाले मलफूजत के लिए एक मॉडल की तरह रखा जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल है खैर उल मजालिस एंड मलफूजत ऑफ शेख नसीरुद्दीन चिहार दिल्ली, compiled by Hagir Kandar. While not all malfuzat are hagiographic, they often contain anecdotes used by Sufi sheikhs to illustrate points which have hagiographic and historical values similar to other Sufi literature. बहुत सारे ऐसे मलफूज़ात हैगियोग्राफी हैं जहाँ पे हम लोगों को हैगियोग्राफिकल एसेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, और उसमें हिस्टोरिकल वैल्यूज भी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वहाँ से कुछ न कुछ इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। और एनकडोट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी स्टोरीज के द्वारा हम लोगों को या ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। अब फैब्रिकेटेड मलफूज़ात देखते हैं हैगियोग्राफी का। तो ये मिड 14th सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है, और ये जो फैब्रिकेटेड मलफूजत की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ जाती है चिश्ती ऑर्डर में। और हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो फुवाद हैं वो एक्चुअल मलफूजत की एक तरह से ट्रेंड मेकर है, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता है। तो ये जो फैब्रिकेटेड टेक्स्ट होते हैं ये प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद नहीं लिखे जाते थे, ये कुछ मिराकुलस स्टोरीज इसमें बताई जाती है, चमत्कारी कहानियां बताई जाती हैं, और फिक्शनल अकाउंट जो कि सच नहीं है वो सारी चीज़ें बताई जाती है सूफी सेंट्स के बारे में, स्पेशली शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ की एग्जांपल्स देखने को मिलेगा, अनीश अल आवारा, जलील उल अफीरीन। तो ये सारे जो लोग हैं इनका असली नाम ये है। ठीक है, मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं मलफूजत के लिए बिफोर निजामुद्दीन औलिया एज हिस्टोरिकली अनरिलायबल। तो
जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो मलफूजत है अबाउट बिफोर, मतलब कि निजामुद्दीन औलिया के बिफोर जो मलफूजत है वो अनरिलायबल, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दीज टेक्स्ट जो है ये तस्किराज by spreading mythical and exaggerated narratives, इन टेक्स्ट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है और जो सच बातें नहीं है वो लिखी हुई है। While not useful for factual biography, इनका factual biography की तरह हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्ट्रोफिल मुस्बत प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ से वैल्यूबल इंसाइट, परसेप्शन और डिवोशनल इमेजिनेशन अबाउट देयर फॉलोअर्स देखने को मिलता है। स्पेशली सेंट कर्ल्स, मतलब कि ये बहुत फेमस है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बहुत फेमस है, सोशल और पॉलिटिकल प्रोमिनेंस है उनका, तो उनके बारे में हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिलती है। The historical value of Sufi hagiographies. ठीक है, Sufi Tazkira literature, while rich in legendary elements and miracle stories, for example about Sheikh Muinuddin Chishti, offers valuable insight into medieval Indian Sufism. तो जो सूफी तज़किरा लिटरेचर है उसमें इतनी ज़्यादा रिच लेजेंडरी एलिमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं और कुछ मेरिकल स्टोरीज देखने को मिलती हैं, लाइक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पता चलता है, जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करती है कि मिडिवल इंडिया में किस तरह का सूफिज्म जो है वो ट्रेंड में था। ऑल्दो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं कुछ आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं द लेजेंडरी अकाउंट्स एज फैक्चुअल हिस्ट्री। देखो, लेजेंडरी जो अकाउंट्स होते हैं ना उनको अक्सर हिस्टोरियंस रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें थोड़ी सी मिराक्युलस चीजें होती हैं जो कि अगर आप एक नॉर्मल व्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि दिस सॉर्ट ऑफ मिरेकल थिंग कैन नॉट बी हैपन इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। बट कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो उसको इस तरह से लेते हैं कि ठीक है, ये भले ही संभव नहीं है लेकिन हो सकता है कि लोगों के सोचने का तरीका, लोगों के बात करने का, बिलीव करने का जो तरीका था वो ये था, मतलब कि उसमें से भी इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्पेशली सिंस अर्लीस्ट रेफरेंसेस ऑफन अपीयर सेंचुरीज आफ्टर द सेंट्स डेथ। तो जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का ही अगर एग्जाम्पल लें तो उनकी डेथ के बहुत सालों के बाद ये सारी चीजों को लिखा जा रहा है। तो ये जो सोर्सेज हैं हिस्टोरिकली इनका कोई सिग्निफिकेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्टेक्चुअल हो, बिलीफ हो, परसेप्शन हो ऑफ द टाइम, तो मतलब कि ये जो सोर्सेज हैं इनका यूज हम लोग फैक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, भरोसे को समझने के लिए और एक परसेप्शन को समझने के लिए हम लोग इन चीजों का यूज कर सकते हैं। Key historical insights derived from Tazkira and Mulfud's sayings, discourses include, मतलब कि जो कुछ historical insights हैं जो कि तस्किराज और मुल्फत से जो derive होता है उसमें से कुछ चीजें ये हैं जैसे कि सूफी जो teachings हैं उनके बारे में हम लोगों को पता चलता है कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है इस्लामिक इंडिया में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या रही हैं। ठीक है, फिर मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप, जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप है उसके बारे में पता चलता है, नॉर्म्स ऑफ डिसाइपल कंडक्ट एंड व्यूज ऑन विमेन सेलिबसी एंड एसेटिज्म। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? Master disciple relationship, norms of disciple conduct and views on women's celibacy and asceticism. तो असेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य, संन्यास। ठीक है, तो जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, किस तरह के नॉर्म्स हुआ करते थे डिसाइपल की, किस तरह से शिष्य को बिहेव करना चाहिए, और जो व्यूज हैं विमेन सेलिबसी, ठीक है, ब्रह्मचार्य, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। अडॉप्शन ऑफ इस्लामिक स्टोरीज टू लोकल कंटेक्स्ट टू रीइंफोर्स डॉक्ट्रिन मैसेजेस, फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चिराग। तो जो अडॉप्शन हुआ स्टोरीज का, बहुत सारी स्टोरीज का, इस्लामिक स्टोरीज का लोकल कंटेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने ग्रेट स्टोरी और ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन के बारे में पिछले कुछ बुक्स में पढ़ा है, आपको याद हो तो उसी तरह से जो इस्लामिक स्टोरीज हैं, इस्लामिक स्टोरीज थी, उनका लोकल कंटेक्स्ट में इसको फिर से रीइंफोर्स किया गया, मैसेजेस की तरह प्रेजेंट किया गया। ठीक है, फिर हम लोग मिराकुलस ट्रेल्स के बारे में पता चलता है जो कि सिंबलाइज करते थे कंपटीशन ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मतलब कि जो कुछ नागपंथी जो सेक्ट्स थे उनके बीच में और जो सूफिज्म था उनके बीच में हम लोगों को राइवलरी देखने को मिलती है। और नागपंथियों के अपने मिराकुलस टेक्स्ट हुआ करते थे, टेल्स हुआ करते थे, और सूफिज्म के अपने हुआ करते थे, और दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा कंपटीशन रखते थे कि हमारा जो टेल है वो आपसे ज्यादा डिवाइन है, वगैरह वगैरह। ना जो रिलेशनशिप ऑफ रूलर्स था, जो मतलब कि सूफीज का रिलेशनशिप था रूलर्स के साथ, उसको भी बहुत कंसिडर करके बताया जाता है इन किताबों में, इन हैगियोग्राफीज में, क्योंकि जो सूफीज थे उनको बिलीव किया जाता था कि वो डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी किंगडम को, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो सूफीज हैं वो एक लेवल ऊपर जाकर के गॉड से बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को वुमेन सूफीज भी देखने को मिलती हैं, लाइक रबिया बसरी, बीबी जमाल खातून। तो इन लोगों को भी सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत लोग इन पे बिलीव रखते थे
थे, मानते थे। ठीक है, फिर कंपैरिजन भी है टेक्स्ट में, जैसे कि जो दारा शिकोह हैं शाहजहां के बेटे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारा उनका टेक्सचुअल वर्क रहा है, और उनके कंपैरिजन में अगर अब्दुल हक को देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं परसेप्शन के ऊपर हैं, चेंजिंग एडिटोरियल स्ट्रैटेजीज के ऊपर हैं। Importantly, hagiographic literature reflects not just past beliefs but also shaped popular religious culture. तो hagiographies की वजह से सिर्फ हम लोगों को पास्ट में जो हुआ उनकी जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि किस तरह से जो रिलीजन है वो शेप होता हुआ आया है। ठीक है, वाइल मलफुजत जो है वो फोकस करता है एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग पे, और तस्किरा जो है वो इंगेज करता है रीडर्स को थ्रू विविड मिराकुलस स्टोरीज। ये मतलब कि सीधी सीधी बात करता है। मलफुजत जो है ये सीधी बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट बात करता है, लेकिन जो तस्किरा है ये हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुना करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है। जैसे कि हैरी पॉटर में, अगर आप लोगों ने में किसी ने भी हैरी पॉटर देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि मौत के तोहफे की कहानी है। तो उसका क्रक्स ये है कि कुछ जो जादूगर हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो खुद ही वो मौत के तोहफे बनाते हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उन्होंने कैसे कितनी बड़ी अच्छी छड़ी बना ली, कैसे किसी को मौत से वापस लाने का पत्थर बना लिया, वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा है कि इसको एक बच्चों की कहानी की तरह प्रेजेंट करो और दुनिया को सुनाओ। तो यही काम जो है तस्किरा किया करता था, ये बहुत सारी मिराकुलस स्टोरी सुनाया करता था, reinforcing the charismatic authority of saints and the beliefs in their पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। तो ये सारी जो स्टोरीज थी ये क्या करती थी कि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी सेंट्स को देती थी कि जो सेंट्स हैं अगर इनको हम लोग पूजेंगे, इन पे बिलीव रखेंगे तो हमारी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। भक्ति हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स, तो ठीक है, तो वैष्णव हैगियोग्राफी हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो द परछाई ट्रेडिशन ऑफ मिडिवल इंडियन हैगियोग्राफी बिगिंस विद अनंत दास। तो परछाई वैष्णव हैगियोग्राफी में एक परछाई ट्रेडिशन है जो कि मध्यकालीन भारत से इसका उदय होता है, और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? अनंत दास इसकी शुरुआत करते हैं लेट 16th सेंचुरी में। ठीक है, और ये एक डिटेल्ड बायोग्राफी है ऑफ की भक्ति सेंट्स, जो मतलब प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स रहे हैं उनकी, जैसे कि कबीर, रायदास, नामदेव, धनाना, फिर पीपा, इन सब की बायोग्राफी है। तो ये जो काम है कंपोज है ब्रज भाषा में, और वेस्टर्न हिंदी डायलेक्ट इसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, वेयर अमंग द अर्लीस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट द लाइव्स एंड लेजेंड्स ऑफ वैष्णवा सेंट्स, जहां पे अर्ली लाइफ ऑफ इन सेंट्स के बारे में बतलाया गया है, इनके शुरुआती जीवन बचपन के बारे में बतलाया गया है। अनंत दास जो है एफिलिएटेड थे विद द रामनंदी वैष्णवा सेक्ट, मतलब कि रामनंदी वैष्णवा सेक्ट से अनंत दास खुद बिलोंग करते थे, और लाइकली उन्होंने ये जो बायोग्राफीज हैं रायवासा मोनेस्ट्री राजस्थान में रह करके लिखी हैं। जबकि डिस्पाइट बीइंग अ वैष्णव ही वाज सिंपैथेटिक टू लोअर कास्ट सेंट्स, मतलब कि जैसे कि वो वैष्णव थे, और जैसे कि ये जो संत रायदास हैं ये खुद एक शूद्र कम्युनिटी से आते थे। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, जहां तक मुझे याद है तो इनका काम शायद कपड़ों को रंगना था, शूद्र नहीं तो भी ये लोअर कम्युनिटी से आते थे। तो इन सबको भी इन्होंने वही इज्जत दी है जो दूसरे सेंट्स को इन्होंने दी है, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना जो बायोग्राफी है वो लिखा है। Soon after in the early 17th century जो नम्भाज हैं कंपोज करते हैं भक्तमाल, एक लैंडमार्क टेक्स्ट है ये जो कैटलॉग करता है एक वाइड रेंज ऑफ वैष्णव एंड अदर भक्ति डिवोटीज को। मतलब कि अभी हम लोगों ने अनंत दास को देखा कि अनंत दास इन सारे सेंट्स के बारे में, बायोग्राफी के बारे में लिखते हैं इनकी। उसके बाद फिर हम लोग नम्भ दास को देखते हैं जो कि भक्तमाल नाम की अपनी एक लैंडमार्क टेक्स्ट लिखते हैं। ये बहुत अच्छी होती है जहाँ पे ये वैष्णव और भक्ति सेक्ट के बहुत सारे डिवोटीज के बारे में बतलाते हैं। अनलाइक अनंत दास जो नभ दास है ऑफर करते हैं शॉर्ट स्केचेस, मतलब कि इनकी कहानी में कुछ मतलब इनके बुक में कुछ आकृतियां भी होती थी। फोकस करते हैं वैल्यू और डिवोशन पे रादर देन डिटेल्ड लाइफ। मतलब कि जो नम्भ दास है वो वैल्यू और डिवोशन, मतलब कि उनके किसी भी, जैसे कबीर के बारे में लिख रहे हैं तो कबीर के जीवन का क्या उद्देश्य है, उनकी क्या वाणी है, उनके क्या प्रवचन है, ये सारी चीजों पे फोकस करते रादर देन कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कबीर कब कहाँ रहे। ठीक है, तो ये जो उनका काम है लैक करता है इलैबोरेट स्टोरी टेलिंग बट सेट अ फाउंडेशन फॉर भक्ति फ्यूचर भक्ति हैगियोग्राफीज। इनमें स्टोरी टेलिंग की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन ये एक बेस प्रोवाइड करता है कि किस बेस पे आगे के हैगियोग्राफर्स को काम करना है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो प्रियदास हैं वो एक भक्ति राशाबोधिनी लिखते हैं, टीका लिखते हैं, एक कमेंट्री है ऑन भक्तमाला जो कि एक
कमेंटेटरी है, मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान है कि जो भक्तमाल में नंबदास लिखते हैं उस पे एक टिप्पणी है, एक्सपैंड करते हैं इसको, इसका कंटेंट को, और लेजेंडरी डिटेल्स जो अनंत दास से मिली थी उसको भी इसमें ये ऐड करते हैं। लेकिन एक जो फॉलोअर है, यद्यपि एक जो फॉलोअर है चैतन्य प्रियदास अडॉप्टेड अ ब्रॉड माइंडेड अप्रोच हाईलाइटिंग डिवोशनल आइडियल्स। तो ये जो चैतन्य है ये क्या करते हैं कि ब्रॉड माइंड अप्रोच लेते हैं और हाईलाइट करते हैं डिवोशनल आइडियल्स को भी, मतलब कि मूर्तियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अनंत दास को देखा, नवदास को देखा, फिर हम लोगों ने किनको देखा, प्रियदास को देखा, अभी हम लोग चैतन्य को देख रहे हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का आपने नाम बहुत सुना होगा इस्कॉन के पर्सपेक्टिव में, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे भक्ति हैगियोग्राफीज में कि जो वैष्णवा सेक्ट है वो किस तरह से भक्ति सेंट्स के बारे में लिख रहा है, आइडियाज के बारे में लिख रहा है, और किस तरह से शेपिंग हो रहा है इस समाज का। The birth literature of पुष्टि मार्ग tradition including 84 वैष्णवन की वर्त and 200 भवन वैष्णवन की वर्त narrates the lives of followers of वल्लभाचार्य and विठ्ठलनाथ। तो जो वर्थ लिटरेचर है वो क्या करता है कि पुष्टि मार्ग के ट्रेडिशन को अपनाता है, और 84 वैष्णवन की वर्त और 200 वैष्णवन भवन विष्णु की वर्त, ये सारी जो किताबें हैं, सारे जो ट्रेडिशंस हैं, इनकी लाइफ्स के बारे में नरेट करता है, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वल्लभाचार्य और विठ्ठल उनकी लाइफ के बारे में भी लोगों को बतलाता है। These were compiled by हरि राय, a disciple of गोकुलनाथ। तो ये सब जो है ये कंपाइल किया गया था हरि राय के द्वारा, जो कि गोकुलनाथ के शिष्य थे इन लेट 17th सेंचुरी, और इन सबको कंसिडर किया जाता है एक इंपॉर्टेंट हैगियोग्राफिक पोल्स के रूप में इन ब्रज भाषा। अकॉर्डिंग टू शार्लेट वैद्यवाइले, these resemble धर्म कथास ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। तो ये सारे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं शार्लेट के हिसाब से धर्म कथाओं की तरह हैं बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट की। ठीक है, सेंट हैगियोग्राफीज, दादू जन्मा लीला बाय जनगोपाल। संत हैगियोग्राफी, तो संत हैगियोग्राफी में हम लोगों को एक वर्क देखने को मिलता है दादू जन्मा लीला, मतलब कि दादू, ये एक तरह से ना एक ट्रेडिशन है जैनिज्म में, दादू दादाजी ये कहने का अपने जो भी उनके संत रहे हैं उनको। तो ये किसने लिखा है? जन गोपाल ने इनको लिखा है। ये इसको कंपोज होने में 2 दशक लग गए आफ्टर दादूज डेथ। ठीक है, तो ये इसको किसने लिखा? जन गोपाल ने लिखा। एक डायरेक्ट ये डिसाइपल थे दादू के, और मेकिंग इट द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हैगियोग्राफी ऑफ बाय एन इनसाइडर संत, मतलब कि ये एक तरह से एक ऐसी हैगियोग्राफी थी जो कि खुद एक इनसाइडर संत, मतलब वो खुद एक संत थे और उन्होंने खुद ये हैगियोग्राफी लिखी थी। Considered the first historical account of medieval saintism from within the tradition, notable for the Shikri episode। तो ये जो है first historical account of medieval saintism within the tradition, मतलब कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी संत ने खुद से कोई हैगियोग्राफी लिखी है। इसमें एक एपिसोड है, मतलब कि ये जो पूरी किताब होगी इसमें कुछ एक टेक्स्ट है सिकरी एपिसोड करके, जो कि लेजेंडरी अकाउंट, मतलब कि अकबर और दादू के जो जब वो मिले थे उनके मिलने के टाइम पे उनका क्या रिलेशनशिप रहा सेंट और रूलर का, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, द टेक्स्ट अंडरवेंट लेटर इंटरपोलेशन, मतलब कि इसको बाद में थोड़ा सा बदला भी गया है। ठीक है, दादू पंथी भक्तमालास, तो ये इसके जो की ऑथर्स हैं ये जग्गा, चैन और स्पेशली राघव दास इसके ऑथर रहे हैं, मतलब इनको इस किताब को 3 लोगों ने मिलकर के कंप्लीट किया है। तो राघव दास की जो भक्तमाला है वो मॉडल करती है नवदास की भक्तमाला को, और जो कि बाद में कंपोज होता है लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में। इट डिस्कसेस अराउंड 1200 सन्स, मेनी फ्रॉम दादूस लिनियज। ये डिस्कस करता है किनके बारे में? कुछ 1200 संतों के बारे में ये डिस्कस करता है जो कि दादू के लिनियज को फॉलो करते हैं। कमेंटेटरी बाय चतुरदास वाज एडेड अराउंड 1800 CE, मतलब कि चतुरदास ने एक अपनी टिप्पणी जो है वो भी ऐड की है 1800 के साल के आसपास। अनदर एक नोटेबल काम हम लोगों को देखने को मिलता है भक्तमाला और ब्रह्मदास। ठीक है ना, जन्म शक्ति लिटरेचर गुरु नानक। जन्म शक्ति लिटरेचर जो है ये गुरु नानक की लाइफ पे एक हैगियोग्राफी है, जबकि ये जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी जो है ये डिबेटेड है। इसकी जो वैल्यू है इनसाइट की वो एस्पिरेशन देती है अर्ली सिख कम्युनिटी को। जो भी हो इसके बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में लोग भले डिबेट करें, लेकिन ये सिख कम्युनिटी के लिए एक एस्पिरेशन है।
ठीक है, इंक्लूड करता है लेजेंडरी अकाउंट्स ऑफ गुरु नानक मीटिंग ऑफ सूफी सन्स एंड स्पेशली शेख फरीद, मतलब कि किस तरह से गुरु नानक शेख फरीद से मिलते हैं, लेजेंडरी अकाउंट्स के बारे में ये किताब हम लोगों को बतलाती है। एक्चुअल एनकाउंटर जो है वो क्रॉनिकली इम्पॉसिबल लगता है, मतलब कि जो गुरु नानक का शेख फरीद से मिलना है, अगर हम लोग क्रॉनिकली मतलब जिस साल में अगर गुरु नानक देव रहे होंगे उस साल में मे बी शेख फरीद नहीं रहे होंगे, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा क्रॉनिकली इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन गुरु नानक जो है likely met the head of फरीद shrine in मुल्तान, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल है कि जो गुरु नानक है वो फरीद के श्राइन से मिले होंगे, मतलब उनका एक मकबरा टाइप का होगा, वहां वो गए होंगे और वहां पे उस मकबरे के जो हेड होंगे उनसे मिले होंगे। कबीर पंथी हैगियोग्राफीज, सागर एंड बोध लिटरेचर मोस्टली कंपोज्ड इन 19th सेंचुरी, मतलब कि जो कबीर पंथी हैगियोग्राफीज हैं ये ज्यादातर 19th सेंचुरी में हम लोगों को देखने को मिलेगी। अरुणा सागर जो कि लिखी गई है लेट 18th सेंचुरी में, ये अर्लीस्ट मेजर टेक्स्ट है बाय कबीर पंथीज ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने लिखा है। contains cosmological and temporal ideas of कबीर पंथी सेक्ट, मतलब कि ये कुछ कॉस्मोलॉजिकल मतलब कि कुछ गैलेक्सीज की भी बातें करता है, कुछ आइडियाज भी लेता है कबीर पंथी सेक्ट की और डिस्क्राइब करता है कि जो भी इनकारनेशन हुए हैं कबीर के जो पास्ट युग्स में उनको भी डिस्क्राइब करता है। इस टेक्स्ट को मल्टीपल वर्जन और इंटरपोलेशन से गुजरना पड़ा है, मतलब इसमें ऑल्टरेशन हुए हैं, कुछ एडिशन हुआ है ओवर द टाइम। अब द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ भक्ति हैगियोग्राफीज, क्या महत्व है भक्ति हैगियोग्राफीज का? तो चैलेंजेस ऑफ यूजिंग भक्ति एंड सूफी हैगियोग्राफीज, भक्ति हैगियोग्राफीज जो है ज्यादातर कंपोज की गई हैं वर्नाक्युलर पोएट्री में, मतलब इसको लोकल कविताओं के रूप में देखा गया है, एक्सेप्ट फॉर पुश्ती मर्गी वत्रा लिटरेचर विच वाज इन प्रोज, मतलब कि ये गद्य फॉर्मेट में है। इसको ज्यादातर जो चीजें हैं वो हम लोगों को कविता के रूप में मिली हैं, लेकिन ये जो पुश्ती मर्गी है ये हम लोगों को देखने को मिलेगा गद्य के फॉर्मेट में। वाइल पोइट्री इज ऑफन सीन एज एम्बिग्यूअस, भक्ति हैगियोग्राफिक पोइट्री वाज डायरेक्ट एंड कम्युनिकेटिव, मेंट टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्ट्रक्ट लिसनर्स। तो जो पोइट्री है वो एम्बिग्यूअस है, मतलब वो बदल सकती है, उसमें स्थिरता नहीं है कुछ खास, लेकिन इनको क्यों बनाया गया था? ताकि जो लोग हैं इससे इन्फ्लुएंस हो सके और जो लोग हैं सुनने वाले उनको इंस्ट्रक्शंस मिल सके। जो दोनों प्रोज और पोइट्री है कंटेन करते हैं रेथोरिकल और फिक्शनल एलिमेंट्स, मतलब कि कुछ मिराकुलस और फिक्शनल जो चीज रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इन सारी चीजों को कंटेन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कल्चरल एक्सप्रेशन को रादर देन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्रीज। मतलब कि एक्चुअली अगर कोई दिन है, किसी दिन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है इन पोएट्रीज में, तो मे भी वो हिस्टोरिकली वो दिन सही ना हो, लेकिन उस दिन के बारे में अगर कुछ बताया जा रहा है कि शाम थी, कृष्ण जी इस तरफ जा रहे थे, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कल्चरल एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने को मिलता है रादर देन कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हम लोगों को देखने को मिले। तो ये जो टेक्स्ट हैं ये वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं अबाउट देयर माइंडसेट, लोगों का किस तरह से सोचना था, उनके वैल्यूज क्या थे और कलेक्टिव मेमोरी ऑफ कम्युनिटी क्या थी। कलेक्टिव मेमोरी ऑफ कम्युनिटी क्या होती है? जैसे कि आपका एक गांव है, गांव के कुल देवता होते हैं, तो कभी कभी गाँव में ऐसी कहानियां होती हैं कि हमारे जो कुल देवता हैं वो इस तरफ से जा रहे थे, ऐसे गायें चरा रहे थे, उन्होंने इसको दर्शन दिए, तो अच्छा यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। तो ये दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है कि हाँ ऐसा कभी किसी ने देखा था, तो वो एक समाज की कलेक्टिव मेमोरी हुई। ओके, निर्गुण और शगुन भक्ति रिप्रेजेंटेशन। तो निर्गुण भक्ति जो है वो फॉर्मलेस डिवोशन है, मतलब कि किसी भी आइडल में उसको डाला नहीं जा सकता है। ये जो भक्ति फॉर्म है ये कबीर, रायदास और धन्ना, सेन, गुरु नानक इन सब के द्वारा प्रमोट किया गया है। और शगुन भक्ति जो है उसमें जो देती है, मतलब भगवान जो है उनकी एक आकृति होती है, कृष्ण है, राम है, इसको चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीरादास, सूरदास, तुलसीदास इनके द्वारा प्रमोट किया गया। वैष्णव हैगियोग्राफी जो है लाइक अनंत दास, नबदास और प्रियदास रीफ्रेम करते हैं निर्गुण संत को विद इन वैष्णव डिवोशनल फ्रेमवर्क्स। अब ये रिजल्ट करता है प्रोसेसेस ऑफ वैष्णविज्म में और संस्कृताइजेशन एंड हिंदूआइजेशन ऑफ ओरिजिनली नॉन ब्राह्मणिकल सेंट्स, मतलब कि ये ओरिजिनली ये ब्राह्मण सेंट्स नहीं है, मीराबाई खुद एक राजपूत थी, तो ये सारे जो लोग हैं ये सारे नॉन ब्राह्मणिकल ओरिजिन से आते हैं, लेकिन भी वैष्णविज्म में इनको डाला जाता है और इन सारे टेक्स्ट का संस्कृत में लिखा जाता है। और फिर भी जैसे होता है कि ब्राह्मण हैं वो ही संस्कृत का प्रयोग करके कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनके टेक्स्ट को संस्कृताइजेशन उनका हुआ। नाउ इंटरप्रिटेशंस बाय स्कॉलर्स, तो डेविड लॉरेंसन जो है उनका व्यू है कि जो मिराकुलस स्टोरीज हैं वो एक्टिव हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं शेपिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जो हिस्टोरिकल
जो स्टोरीज चलती आ रही हैं वो ऑब्वियसली हमारे हिस्ट्री को शेप करेंगी, कम्युनिटी को एक आइडिया देंगी कि हाँ इस तरह से हमारा समाज काम करता है, इस तरह से हमारे समाज के लोग सोचते हैं। विंडार्ड एम कैलिवर्ट्स जो है वो देखते हैं कि ये जो नैरेटिव्स हैं एज अ वीडियो ऑफ 16th सेंचुरी रिलीजियस थिंकिंग, मतलब वो इतना ज़्यादा इसमें खो गए हैं, इतने अच्छे से उसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं उसको एक वीडियो की तरह देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ लोग रिलीजियस थिंकिंग अपनी रखा करते थे। ठीक है, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये रिवील करते हैं कि सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं स्टोरी टेलर्स की और उनकी ऑडियंस की वो क्या थी, कि मतलब लोग क्या सुनना चाहते थे और लोग क्या सुना रहे थे। Legendary narratives and their social rules. Despite legendary elements, stories like Kabir Singh versus Sikandar Lodi or Dadu at Akbar's courts reflect popular consciousness. These narratives showcase saints as defiant and subversive, challenging caste, religious and political authorities. देखो तो लेजेंडरी एलिमेंट्स तो हम लोगों को इन स्टोरीज में, हैगियोग्राफीज में देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरह से कबीर वर्सेस सिकंदर लोदी होता है, दादू जो हैं वो अकबर के कोर्ट में देखने को मिलते हैं, तो इससे बहुत सारे पॉपुलर कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, जैसे कि कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं। जो नैरेटिव शो किया जाता है कि जो सेंट्स हैं एज डीफिनाज, मतलब कि निडर हैं, वो अपोजिट चलते हैं, चैलेंज करते हैं कास्ट सिस्टम को, रिलीजन आइडियाज को और पॉलिटिकल अथॉरिटीज को। ठीक है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कलेक्टिव मेमोरी और कल्चरल इमेजिनेशन के लिए टू देयर फॉलोअर्स। मतलब आज भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कह सकते हैं कि कबीर किसी धर्म जाति इसमें नहीं मानते थे, वो सबको बराबर मानते थे। ठीक है, तो वैष्णव एंड सैंटिक हैगियोग्राफीज एज डिवोशनल हिस्ट्रीज। तो नबदास की जो भक्ति माला है क्रिएटेड अ थियोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्लासिफाइंग सेंट्स अक्रॉस टाइम एंड स्कूल्स। तो जो नबदास की भक्ति माला है ये एक थियोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि भगवान से रिलेटेड एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करती है और उस टाइम के सेंट्स को टाइम्स और स्कूल्स के हिसाब से, टाइम्स और स्कूल्स के हिसाब से मतलब स्कूल्स एक तरह से ये हुआ कि कबीर का क्या सोचना था, तो कबीर के जो थिंकिंग है उसको एक स्कूल बना दिया गया, मीराबाई की जो थिंकिंग थी उसको मीराबाई स्कूल बना दिया गया। तो मतलब आइडिया को यहाँ पे स्कूल की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। प्रियदास जो है एक्सपैंड करते हैं हिस्ट्री ऑफ भक्ति रासा बोधिनी टीका, जहाँ पे ये इसकी जो ओरिजिनलिटी है ये इससे इंटैक्ट रहती है। सैंटिक हैगियोग्राफी जो है राघुदास, चैन और जग्गा की, वो प्रपोज करते हैं एक यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ भक्त अक्रॉस रिलीजियस एंड एराज। इंक्लूसिविटी एंड सेक्टेरियनिज्म, मतलब कि जो सैंटिक टेक्स्ट हैं वो इम्ब्रेस करते हैं भक्त को फ्रॉम हिंदूज, सूफीज एंड इवन प्रोफेटिक ट्रेडिशन, मतलब कि इस्लाम के भी जो प्रॉफिट्स रहे हैं उसको भी इम्ब्रेस करते हैं। और वो जो वैष्णव टेक्स्ट हैं वो स्पेशली पुष्टि मार्गी वत्र लिटरेचर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये ज्यादा सेक्टेरियन है, मतलब कि ये एक सेक्ट की बात करता है जहाँ पे ये नॉन पुष्टि मार्गी और सूफी फिगर्स को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, नागपंथी और सिख सेंट्स को भी ये एक्सक्लूड कर देता है। इसका मतलब कि ये वैष्णविज्म पे ज्यादा फोकस करता है। सूफी टेक्स्ट जो है वो मेंशन करते हैं कबीर का, लेकिन यूजुअली उनको एक्सक्लूड करते हैं यूजुअली ये दूसरे जो हिंदू सेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जेंडर एंड लोअर कास्ट रिप्रेजेंटेशन, तो नबदास, राघवदास, प्रियदास ये सब हाईलाइट करते हैं वुमेन भक्त को लाइक मीराबाई। पुष्टि मार्गी वर्तास जो है ये प्रेज करते हैं लोअर कास्ट और विमेन फॉलोअर्स को, पोर्ट्रेइंग आइडियल विमेन डिवोटीज। जो पुष्टि मार्ग है ये लोअर कास्ट के लोगों को, विमेन को पोर्ट्रे करते हैं कि ये आइडियल फॉर्म ऑफ विमेन डिवोटीज है। The Varta literature offers valuable insights into lower caste religiosity and gender dynamics in Bhakti movements. किस तरह का gender dynamics था, किस तरह से महिलाओं की महिलाओं को भक्ति मूवमेंट में भी शामिल होने के लिए आवाज उठानी पड़ी, लोगों से लड़ना पड़ा, लोगों के खिलाफ जाना पड़ा। तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोगों को एक वैल्यूएबल इंसाइट ये प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने जो भक्ति मूवमेंट है, जो हैगियोग्राफीज है, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसने ये किया उसने वो किया, आप कुछ नाम याद रखो। क्या क्या याद रखो? कबीरदास याद रखो, रायदास, नामदेव, धना। ठीक है, और क्या याद रखो कि किस तरह से कुछ जो डिसाइपल्स रहे हैं, डिसाइपल सेंट का क्या रिलेशन रहा है, दादू अकबर से मिले, फिर शिकरी एपिसोड, कुछ पॉइंट्स याद रखो बस।
या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है ना, तो कबीर, रायदास, मीराबाई, गुरु नानक, इनके बारे में आप जो लोकली सुनते हो, क्योंकि हम लोगों के रहने के तरीके में भी ये सारी चीजें जो इतना ज्यादा हम लोगों को पता है ना, कि हम लोग चाह करके भी एग्जाम में कुछ ना लिख करके आए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। वेनाकुलर पोइट्री की बात करो, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि ब्रज भाषा में बहुत कुछ भक्ति सेंट्स ने लिखा है, ब्रज भाषा के बारे में लिखो, ठीक है। पेपर खाली छोड़ के मत आना, कुछ भी लिख के आना, लॉजिकल लिख के आना, लिख के आना, ठीक है ना। ठीक है। बॉर्डर रिलीजियस इंटरैक्शन, जन्म सखीज, वर्तास, गोष्ठीज, संवाद, सिंगल कम्युनिटी फॉर्मेशन, रिलीजियस बाउंड्री ड्राइंग एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन इन मिडिवल पीरियड, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे आइडिया मिलता है। इतने लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आई नो, पर हो जाएगा काम। देखो फिर से भक्ति पोइट्री पढ़नी है, घूम फिर करके हम लोगों को एक चैप्टर में ना वही रिपीटेड चीज होता है। एक भी टॉपिक आप अच्छे से समझ गए ना, कुछ भी चीजें याद है, पता चल गया कि हाँ ये इस चैप्टर से हो सकता है, आराम से लिख दोगे एग्जाम में। तो 15th और 18th सेंचुरी के बीच में भक्ति और सूफी पोइट्री जो है बहुत फ्लॉरिश करती है अपनी लोकल लैंग्वेज में अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड दक्कन में। तो जो संत हैं और जो वैष्णव भक्त हैं वो कंपोज करते हैं डिवोशनल वर्सेस को इन वेरियस मीटर्स, ऑफन परफॉर्म्ड म्यूजिकली बाय वैंडरिंग सिंगर्स, हेल्पिंग स्प्रेड भक्ति आइडियाज वाइडली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आपने चैतन्य महाप्रभु की एक पिक्चर देखी होगी कि वो चलते हैं, अपने हाथ में एक तरह का बजाने के लिए एक यंत्र लेते हैं, उसको बजाते बजाते हरे राम हरे कृष्णा करते करते आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि वैंडरिंग, घूमने फिरने वाले सिंगर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं भक्ति आइडियाज को स्प्रेड करने में ड्यूरिंग मुगल पीरियड। उसी तरह से जो रीजनल सूफी पोएट्स से अडेप्ट करते हैं सूफी टीचिंग्स जो लोकल कल्चर्स और टेक्स्ट में थी, और शॉर्ट डिवोशनल पोएम्स और रोमांस नैरेटिव्स को सेट करती थी। मतलब कि जिस तरह से मिडिवल इंडिया में जो हिंदूज थे वो अपना भक्ति मूवमेंट चला रहे थे, उसी तरह से जो सूफीज थे वो भी अपने कल्चर के लिए अडेप्टेड वर्जन ऑफ भक्ति मूवमेंट चला रहे थे, सूफिज्म को एक्सपैंड कर रहे थे। तो ये जो कंपोजिशंस हैं ये बस रिच नहीं है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, बल्कि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं डिवोशनल मूवमेंट्स को, और शेप करते हैं रिलीजियस कल्चर और लिटरेरी कॉन्शियसनेस को ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी विद इन द मुगल एम्पायर। संत पोइट्री, बानीज ऑफ संत, ठीक है। बहुत जो महान संत रहे हैं जैसे नामदेव, कबीर, रायदास, दादू, और बाद के सालों में रजब, दरिया साहिब, फिर गरीबदास, चंद्रदास, तुलसीदास, तुलसी साहिब एक्सप्रेस करते हैं अपने रिलीजियस और सोशल व्यूज को थ्रू बानीज। मतलब वो एक जगह बैठे हैं, लोग उनके आसपास बैठे हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो लोगों को बता रहे हैं। डिवोशनल वर्सेस जो हैं उनको कोलोक्वली हिंदी में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अर्ली सेंट्स थे ये मोस्टली लोअर सोशल बैकग्राउंड से आते थे, जो कि इलिटरेट थे, मतलब कि इन लोगों को ये अनपढ़ थे, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एंड देयर टीचिंग्स जो थी वो सर्कुलेट होती थी ओरली बीइंग ट्रांसक्राइब्ड, मतलब कि ये चीजों को बतलाते थे, कहते थे, और ट्रांसक्राइब होती थी इनकी चीजें। दो ट्रांसमिशन मे हैव लेड टू चेंजेस, क्योंकि अब ये खुद से तो कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहे थे, ये ओरली बातों को कह रहे थे। तो अगर मैं अभी कुछ कहती हूँ, आप इसको सुनते हैं, आप इसको जाकर के लिखते हैं, मे बी याद ना हो कोई चीज तो आप बस चीज को लिखने के लिए, खत्म करने के लिए खुद से कुछ जो आपकी समझदारी में जो आए आप उसको लिख दो। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते थे, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट जो हैं ये ओरिजिनली इनके द्वारा नहीं लिखे गए थे। अर्ली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है, जैसे कि कबीर की जो बानी है इन आदि ग्रंथ आर सीन एज मोर रिलायबल, बहुत उसको रिलायबल माना जाता है, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। अदर जो कलेक्शंस है लाइक पंचवानी एंड सरवानी, दादूपंथी ट्रेडिशन, बिजाक, ये सारे जो हैं इनको थोड़ा सा कम वैल्यू मिलेगा एज कंपेयर टू द अर्ली रिलायबल सोर्सेस एज आदि ग्रंथ। तो वाइल टेक्स्ट लाइक आदि ग्रंथ जो है ये फोकस करता है निर्गुण, मतलब कि फॉर्मलेस, कोई भी भगवान का रूप नहीं है, अनंत है भगवान, इस तरह की बातों पे फोकस करता है। और सम 17th to 18th सेंचुरी एनालॉजीज जो है वो कंबाइन करती है निर्गुण और सगुण
ट्रेडिशन को शोइंग मोर इंक्लूसिव डिवोशनल लैंडस्केप। मतलब कि पहले के सालों में अगर हम लोग 16th सेंचुरी की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि निर्गुण और सगुण दो अलग अलग सेक्ट हैं, जहाँ पे भगवान को एक शेप नहीं दिया जा रहा है और एक जगह पे भगवान को शेप दिया जा रहा है। लेकिन बाद के सालों में हम लोगों को जो काम देखने को मिलता है, जो टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, वहां पे निर्गुण और सगुण दोनों को इंक्लूज किया जा रहा है, इंक्लूसिविटी बढ़ाई जा रही है, दोनों को मिला करके प्रेजेंट किया जा रहा है। वैष्णव भक्ति पोइट्री, तो 16th और 17th सेंचुरी में वैष्णव भक्ति पोइट्री जो है बहुत फ्लोरिश करती है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली ब्रज और अवधी भाषा में, और सपोर्टेड बाय वैष्णवा कम्युनिटी। और इसको वैष्णव कम्युनिटी सपोर्ट करती है। जो मंदिरों के, जो शहरों के मंदिर थे और जो रॉयल पैटर्न्स थे, मतलब कि जो जिनके पास पैसे थे, जो इन चीजों को सपोर्ट कर सकते थे कि ठीक है आप यहाँ पे जाओ, आपके रहने का खाने का सुविधा हम प्रोवाइड कर देंगे, आप जाकर के इन सारी चीजों को फैलाओ। ठीक है, तो जो पोइट्री है डीपली डिवोशनल्स होती थी और इनके जो लिरिक्स होते थे फोकस करते थे कृष्ण और राम पे, ऑफन ड्रॉइंग फ्रॉम द भागवत पुराण एंड रामायण। और इनका जो बेसिस होता था ये होता था पुराण, गीता, रामायण, यहाँ से ये अपने पोएम्स के लिए बेस लेते थे। प्रोमिनेंट पोएट्स जो है उस टाइम की मीराबाई हैं, जो कि कृष्ण की डिवोटी थी। उनके इमोशनली इंटेंस भजन जो है वो ब्रज और राजस्थानी भाषा में देखने को मिल सकते हैं। सूरदास जो है वो अपने 8 पोएम ऑफ अष्टछाप के लिए बहुत फेमस है। इनको सूर सागर के नाम से भी कहा जाता है, दो इनका जो एसोसिएशन है वल्लभाचार्य के साथ ये डिबेटेबल है। तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं अवधी में। एक पॉपुलर रीटेलिंग है रामायण की, जहां पे राम को बोथ डिवाइन और पर्सनल बीइंग की तरह डिफाइन किया जाता है कि राम भगवान भी है और मनुष्य भी है। ठीक है, वैष्णव पोइट्स जो हैं ऑल्सो कंपेयर करते हैं चरितार्स को, कंपोज करते हैं, मतलब कि फिर से लिखते हैं चरितार्स को। चरितार्स पुराणास हम लोगों ने देखा है कि ये एंशिएंट टाइम से लिखी जा रही थी भारत में। तो वैष्णवा पोइट्स क्या करते हैं कि ब्रज भाषा में इन सारी चीजों को फिर से कंपोज करते हैं। और पौराणिक जो डिवोटीज हैं लाइक ध्रुव है, प्रहलाद है, सुदामा है। सुदामा कौन थे? कृष्ण के दोस्त थे। प्रहलाद कौन थे? ध्रुव कौन थे? तो ये लोग जो थे ये भगवान विष्णु के डिवोटीज थे। ठीक है, तो ये इन दोनों की कहानी, सबकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस तरह से सुदामा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, भगवान एक एक मुट्ठी में संसार सारा सौंप देते हैं सुदामा को। किस तरह से प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु उन पे ध्यान नहीं देते थे। ध्रुव के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, अपना जो भी प्यार था वो दूसरे बेटे को देते थे। तो इनकी दूसरी माता कहती हैं कि जाओ तुम्हारे पिता विष्णु हैं, सॉरी ये तुम्हारे पिता नहीं है। तो ध्रुव की माता है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, सबके पिता विष्णु भगवान है। तो विष्णु से मिलने के लिए, विष्णु जी से मिलने के लिए ध्रुव किस तरह से तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु आते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, अच्छी कहानियां हैं, कभी पढ़ना अच्छा लगेगा। These themes were reimagined in the contemporary socio-religious context. Prahlad in particular was a favorite subject across Sant and Vaishnava traditions, symbolizing unwavering devotion and amid suffering. तो प्रहलाद को अपने लाइफ में देखा जाए तो बहुत सफरिंग का सामना करना पड़ा था। क्यों सामना करना पड़ा था? क्योंकि इसको अपने खुद के पिता से लड़ाई लड़नी पड़ी थी भगवान विष्णु को पूजने के लिए। इनके पिता ने ही कई बार मारने की कोशिश की। तो इनकी जो कहानी थी ये बहुत फेमस थी वैष्णव ट्रेडिशन में और इसको बहुत अच्छे से सुनाया जाता था इधर उधर। हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ भक्ति पोइट्री, तो जो संत की बानी थी और जो वैष्णव भक्ति पोइट्री थी फ्रॉम 15th to 18th सेंचुरी, ये आर वाइटल हिस्टोरिकल सोर्सेस रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ लेट मिडिवल इंडिया। तो बानीज और वैष्णविज्म भक्ति जो है 15th और 18th सेंचुरी की वाइटल हिस्टोरिकल सोर्सेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है रिलीजन से, सोशल क्लासेस से और कल्चरल हिस्ट्री से ऑफ लेट मिडिवल इंडिया। जो संत हैं वो यूज करते थे अलग अलग तरह के काउंटर लैंग्वेजेस, मतलब कि जो संत जिस भाषा में कंफर्टेबल था वो उसी भाषा का प्रयोग करता था, जैसे कि शब्दास, सखीस, दोहा, फोक सॉन्ग्स। ठीक है,
टू चैलेंज डोमिनेट रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स, मतलब कि कोई सोशल नॉर्म को फॉलो नहीं करना है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो मुझे संस्कृत में ही चीजों को लिखना है, ठीक है। देयर कंपोजिशंस वर ऑफन ओरल, ये अपनी जो चीजें थे वो मुख से बतलाते थे और बाद में इनको कंपाइल किया जाता था, जैसे कि आदि ग्रंथ में इनकी वाणी को कंपाइल किया गया है, पंचवाणी, सरवाणी, हर कोई जो है रिफ्लेक्ट करता है कंपाइलर की थियोलॉजिकल लर्निंग को। ऑटोबायोग्राफिकल हिंट्स जो हैं वो रिवर्बेशनल मेंशंस ऑफ फेलो सेंट्स इन बानीज ऑफर इनसाइट्स इनटू सेंट्स लाइफ आइडेंटिटीज, सेम चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन। ये बुक्स इतनी लेंदी है ना क्योंकि सेम चीजों को कई बार रिपीट करती हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रहलाद की जो स्टोरी है, ध्रुव की स्टोरी है, वो एक सिंबल थी, फिर रामचरितमानस को यूज किया जाता था, ठीक है। तो गुरु नानक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये सारे जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या था, ठीक है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सूफी फोक लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। वर्नाकुलर फोक लिटरेचर जो है वो लिंक्ड है सूफी सेंट्स से, और कौन से सूफी सेंट्स से लिंक्ड है? उन सूफी सेंट्स से लिंक्ड है जिन्होंने दक्कन में क्रूशियल रोल प्ले किया है फॉर स्प्रेडिंग इस्लामिक रिलीजन कल्चर, ठीक है, अमंग रूरल कम्युनिटीज। तो गांवों में इसको स्प्रेड करने में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली जो वुमेन फ्रॉम लोअर सोशल ग्रुप्स थी। तो जो विमेन्स थी, जो सूफी सेंट्स बनती हैं, वो बहुत ज्यादा इसमें जुड़ती हैं, बहुत ज्यादा उनका काम होता है, बहुत उनका प्रेजेंस और रोल होता है कि वो जाकर के इन कम्युनिटी के लोगों तक अपने कल्चर को स्प्रेड करें। कंपोज होती हैं ये सारी फोक लिटरेचर कब? लेट 17th और अर्ली 16th सेंचुरी के आसपास। तो ये जो लिटरेचर है ये एग्जिस्ट करता है बोथ ओरल और रिटन फॉर्म्स में, एंड इसको क्लोजली एसोसिएट किया जा सकता है एवरीडे हाउस होल्ड एक्टिविटी से। पॉपुलर फॉर्म है लाइक चक्की नामा, संग वाइल ग्राइंडिंग, मतलब कि कुछ पीसते हुए आप इसके ये गाने गा लो। चक्रा नामा मतलब कि संग वाइल स्पिनिंग, आप कुछ काटते हुए, सूतते हुए, मतलब कपड़ा बनाते हुए। लोरी नामा क्रेडल सॉन्ग्स, शादी नामा वेडिंग सॉन्ग्स, मतलब कि जो औरतें हैं वो इस तरह के सॉन्ग्स बनाती हैं जो लोगों के घर घर का पार्ट हो जाता है। मुझे तो कुछ सॉन्ग्स अभी ऐसे याद नहीं आ रहे हैं, पर जैसे कि होता है ना कि गाँवों में औरतें हैं वो खेतों में जा रही हैं, अभी धान काटने का समय है, तो उनको पता होता है कि धान काटने के समय में हमारे जो दादी थी, माताएं थी, वो इस तरह के गाने गाती थी, तो हम भी वही गाने गाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से जो सूफिज्म की जो टीचिंग्स थी वो धीरे धीरे लाइफ में एम्बेड होती चली गई। नाउ दीज पोएम्स वर नॉट इंटेंडेड एज टूल्स फॉर पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन। ये जो टूल्स थे, ऐसा नहीं था कि ये फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे थे, रादर देन इनका जो एक्सप्रेशन था ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड रेवरेंस ऑफ पीर सूफी मास्टर, मतलब कि फोर्सफुली कुछ भी नहीं हो रहा था, ये बस डिवोशन की तरफ, गॉड की तरफ, सच्चाई की तरफ अपना जो आइडिया है उसको प्रेजेंट कर रहे थे। ओवर द टाइम क्या होता है कि ये फैसिलिटेट करता है इस्लामिक एक्लचरेशन एंड बिकेम पार्ट ऑफ फोक इस्लाम इन द दक्कन। तो बेसिकली एक तरह से ये एक सांस्कृतिक संक्रमण की तरह उभर के आता है और जो लोकल लोग हैं इससे इससे जुड़ने लगते हैं। तो दिस लिटरेचर जो है, ये जो लिटरेचर है, ये रिवील करता है कि किस तरह से जो सूफी कल्ट है यूज करता है नॉन एलिट वुमेन को एज इम्पॉर्टेंट एजेंट्स, जो जाके कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ इस्लाम में रूरल सोसाइटी में मदद करती हैं लेट मिडिवल पीरियड्स में। Now, the historical value of Sufi romance narratives. तो हिंदावी सूफी रोमांस नैरेटिव जो है ये कंपोज हुआ है बिटवीन लेट 14th सेंचुरी एंड मिड 16th सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा जमुना दोआब के आसपास, जहाँ पे जो थीम है वो हीरोज का रोमांटिक कॉन्क्वेस्ट, मेटाफर लिए गए हैं। मतलब मेटाफर का मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी में चीजें नहीं है, कुछ मतलब अतिशयोक्ति ऐड की गई है सूफी के स्पिरिचुअल क्वेस्ट और यूनियन विद गॉड को लेकर के। इंस्पायर्ड है ये पर्शियन मनसावी ट्रेडिशन से, और ये जो काम है ये रूटेड है लोकल हिंदावी कल्चर को लेकर के। स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स देखने को मिलती हैं, और पर्शियन कोर्ट की तरह यहाँ पे एपिक्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है तुर्किश कॉन्क्वेस्ट की तरह। ये जो नैरेटिव्स हैं ये अलाइन होते हैं लोकल रेजिस्टेंस की ओर, पोर्ट्रे करते हैं रिलीजियस हीरो को और अपोज करते हैं तुर्किश इन्वेडर्स को। ये जो जेनरा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो लोकलाइजेशन है रिलीजन का ऑफ सूफी ऑर्डर शो करता है कि किस तरह से जो रीजनल रूलर्स थे वो ऑफन तुर्कीज और अफगान ओरिजिन को एब्जॉर्ब ना करते हुए
इंडियन लोकल कल्चर से एब्जॉर्ब थे। ठीक है, ये बात क्यों मेंशन की जा रही है? ये बात इसलिए मेंशन की जा रही है क्योंकि इस्लाम को, सूफिज्म को अक्सर पर्शियन, टर्किश, अफगानी ट्रेडिशन की तरह देखा जाता है, लेकिन ये सारी जो चीजें थी ये भारत में उदय हुई हैं। ठीक है, ये बतलाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि मलिक मोहम्मद जयासी पद्मावत जो हैं, ये पोर्ट्रे करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को एज विलन और राजपूत चीफ रतन सेन को एज हीरो बताते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका जो काम है ये शो करता है कि किस तरह से जो सूफी थे वो इंटीग्रेट करते हैं वैष्णव और नागपंथी सिंबल को, कन्वे करते हैं अपना स्पिरिचुअल आइडिया। और टेक्स्ट लाइक पद्मावत, मीर गवती बाय कबतन, मधुमालती, मंझान इंक्लूड करते हैं रिस्पेक्टफुल रेफरेंसेस ऑफ गोरा कंथ इंडिकेटिंग क्रॉस रिलीजियस कल्चरल एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस हार्मनी की बात है कि किस तरह एक मुस्लिम पोएट, एक मुस्लिम राइटर कुछ चीजें लिख रहा है जहां पे वो अपने रूलर को, अपने सेक्ट के रूलर को विलेन बता रहा है और दूसरे सेक्ट के राजा को वो हीरो बता रहा है। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं। एज यूजुअल मैं क्वेश्चन आंसर्स को डील नहीं करूंगी। आपको क्या करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन आंसर का, या तो आप चाहें तो एक हैबिचुअल प्रैक्टिस के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एज जो इग्नू के एग्जाम्स होते हैं 2 घंटे 3 घंटे का समय होता है, यूजुअली 3 घंटे का समय होता है, इनफ समय होता है 26 पेजों को भरने के लिए। 26 में से तो 2 पेज यूं ही चले, 3 पेज यूं ही चले जाते हैं, लेकिन बहुत इनफ टाइम होता है। लेकिन अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी ना तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में लिख पाओगे। लिखोगे तो आपको हो सकता है कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रहें, तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और ये भी करने का मन नहीं है तो 1 से 2 बार नहाते, खेलते, खाना बनाते, कुछ भी करते हुए इस पूरे वीडियो को 2-3 बार सुन लो। तो क्या होगा इससे कि आपको ये सारी जो चीजें हैं ये आपके माइंड में बैठ जाएंगी और आप अपने एग्जाम में अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। ओके, तो बहुत मैंने बकवास बकबक कर ली है, सो इट्स इनफ फॉर नाउ। सो मैं बस क्वेश्चन आंसर्स को प्रेजेंट कर दे रही हूँ। टेक योर स्क्रीनशॉट्स और मेक योर नोट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इफ यू हैव एनी अदर सब्जेक्ट इन योर माइंड जिनका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, टेल मी, आई विल मेक सेपरेट वीडियो अबाउट दोज चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस।